आज मैं आपके समक्ष कृतिका एक एकांकी रीढ़ की हड्डी शीर्षक के साथ आई हूँ। आज मैं एकांकी और उसके साथ साथ लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवन परिचय पर आपके साथ चर्चा करूंगी। रीढ़ की हड्डी, पहले शीर्षक को ही मैं स्पष्ट कर देती हूँ। रीढ़ की हड्डी मानव शरीर में एक बहुत ही मुख्य भाग होता है शरीर का। यदि रीढ़ की हड्डी में कोई थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाए तो मनुष्य ना तो चल फिर सकता है और ना ही बैठ सकता, वो बिस्तर पर आ जाता है। और प्रस्तुत एकांकी में जो पात्र है शंकर, उसके माध्यम से यही बात स्पष्ट की गई है कि उसकी कमर झुकी हुई है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के शरीर का आधार उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार उसका चरित्र होता है। चूंकि प्रस्तुत एकांकी में ये बताया गया है कि शंकर एक अच्छे चरित्र का लड़का नहीं है। वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, पर लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द वह चक्कर लगाता है। कई बार पिटाई विटाई होकर भी वहां से मुश्किल से जान बचाकर भागा। इस तरह का प्रसंग इसमें दिया गया है। दूसरा, हमारे समाज में व्याप्त दहेज की समस्या। और जब ये एकांकी लिखा गया उस समय में लड़कियों को बहुत अधिक पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। यदि लड़की पढ़ी लिखी है तो उसके लिए वर तलाशने में बहुत एक समस्या आती थी, क्योंकि उस समय के समाज में लड़कों को तो पढ़ाना ठीक समझा जाता था, अच्छा माना जाता था, लड़के काबिल होने चाहिए पढ़ लिख कर, जैसा इसमें बताया भी गया है। परंतु लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। यदि पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वो नौकरी तो हमें करवानी नहीं है, बन ठन कर रहेगी, न्यूज़पेपर पढ़ेगी, पॉलिटिक्स में आएगी तो घर तो चल लिया, घर का तो सत्यानाश हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता और धारणा उस समय के समाज में लोगों में व्याप्त थी। आज तो बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। और आप देखिए कि हमारे जितने भी साहित्यकार हैं उन सब ने अपने लेखन में समाज में व्याप्त रूढ़ियों और समस्याओं को स्थान दिया है, उन पर प्रहार किया है, उन्हें समूल समाज से समूल नष्ट करने का कार्य किया है। और जहां तक देश आंदोलन की बात है, देश को स्वतंत्र कराने के आंदोलन की बात है, तो अनेकानेक रचनाएं आप पढ़ चुके हैं जिसमें हमारे साहित्यकारों ने अहम भूमिका निभाई है। तो शुरू करते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के संक्षिप्त से जीवन परिचय से। माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। बुलंदशहर जिले के भी खुर्जा में। इनकी आरंभिक शिक्षा खुर्जा में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार रचनाकार के व्यक्तित्व के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पहले भी हमारे बहुत सारे रचनाकार ऐसे आए हैं कि जिन्होंने वहां से शिक्षा प्राप्त की और प्रसिद्ध रचनाकार बने। 1939 में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। उसके बाद 1941 में इंडियन सिविल सर्विसेज में इनका सिलेक्शन हो गया, आईएएस जिसको बोलते हैं। सरकारी नौकरी में 6 वर्ष इन्होंने बिहार में कार्य किया और वहां ये शिक्षा सचिव के पद पर रहे। फिर 1955 से 1962 ईस्वी तक इन्होंने आकाशवाणी में कार्य किया। आकाशवाणी रेडियो, भारत सरकार के महासंचालक के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। 1963 से 64 तक उत्तर बिहार के तिरहुत के कमिश्नर के रूप में कार्य करने के बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद इन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया
और 19 दिसंबर 1971 को 19 दिसंबर 1971 से इन्होंने भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन सरकारी नौकरियों में बहुत व्यस्त रहते थे, परंतु उसके बाद भी इन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर्भ में, यानी उस समय जो हमारा समय चल रहा था या आज का समय चल रहा है, उसकी व्याख्या इन्होंने लगातार की। सतत इनका प्रयास चलता रहा, लगातार इनका यह कार्य चलता रहा। इसके बाद हम आज के विषय पर आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का शीर्षक का अर्थ मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ। रीढ़ की हड्डी एक अहम हमारे शरीर का अंग होता है और ठीक उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार उसका चरित्र होता है। रीढ़ की हड्डी कहानी की शुरुआत उमा से होती है। उमा एक पढ़ी लिखी विवाह योग्य लड़की है, जिसके पिता रामस्वरूप जी हालांकि प्रगतिवादी हैं, तभी उन्होंने अपनी बेटी को बीए पढ़ाया। उसकी शादी के लिए चिंतित है। आज उनके घर में लड़के वाले यानी गोपाल प्रसाद जी, जो पेशे से एक वकील हैं, और उनका बेटा शंकर, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, बीएससी के बाद पढ़ाई कर रहा है, उसे देखने आने वाले हैं। अब जब किसी परिवार में किसी लड़की को देखने आने वाले होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि तैयारियां की जाती हैं, घर में साफ सफाई भी की जाती है, सजावट भी की जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ रामस्वरूप जी भी अपना जो बैठक यानी ड्राइंग रूम जिसको हम बोलते हैं आज की भाषा में, बैठक को उसके सजावट में लगे हुए हैं। उन्होंने उस कमरे में एक तख्त बिछवाया, उसके ऊपर उन्होंने नया चादर बिछाया और फिर उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाकर उसके ऊपर सजा दिया। जमीन पर भी उन्होंने एक नई दरी बिछा दी और वहां जो टेबल था, आज की तरह सोफे इस तरह का नहीं होता था, टेबल चेयर होती थी, उस टेबल पर भी उन्होंने कपड़े का नया मेजपोश लाकर बिछा दिया। सुंदर सा एक गुलदस्ता उसके ऊपर सजाकर अब उन्हें लगा कि हाँ, कमरा ठीक हो गया है। इसी समय उनकी पत्नी प्रेमा आकर कहती है कि आप ये सारी तैयारियां तो कर रहे हैं, लड़के वाले तो आने वाले हैं, पर आपकी बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है, अर्थात नाराज है। लड़की पढ़ी लिखी है, पिता भी प्रगतिवादी हैं, इसीलिए उन्होंने बीए तक शिक्षा दिलवाई। लड़की का ये कहना है कि जब आपने मुझे शिक्षित किया है तो फिर यह आडंबर क्यों। इस पर जब प्रेमा ने आकर शिकायत की तो रामस्वरूप जी ने कहा कि आप उमा को जाकर समझाएं। बहुत मुश्किल से ये एक रिश्ता हाथ में आया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि मेरी लड़की बड़ी होती जा रही है और मुझे इसके विवाह की बहुत चिंता है। दरअसल उमा के पिता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत में, किसी भी तरह ये रिश्ता उनके हाथ से निकल जाए। वो चाहते थे बस रिश्ता यहीं तय हो जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा परिवार था। हाँ, लड़की के पढ़ने की बात हम छिपा लेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी समझाया, क्योंकि उसने अपने पति पर यह आरोप लगाया, प्रेमा ने, कि आपने मेरी एक नहीं सुनी और आपने इसको बीए तक पढ़ाया। 10वीं 12वीं तक पढ़ाते, विवाह कर देते तो कोई परेशानी ना आती। इतना तो आमतौर पर पढ़ती ही हैं लड़कियां। अब आप माने नहीं, बीए तक की पढ़ाई करवाई है तो अब झेलो नखरे इसकी। जब आपने पढ़ाई इतनी करा दी है तो वो अपने हिसाब से ही चलेगी। यदि 10वीं 12वीं पढ़ी लिखी होती तो हमारे कंट्रोल में रहती। इस पर रामस्वरूप जी नाराज होकर कहते हैं कि प्रेमा, तुम्हारे तो जुबान पर काबू ही नहीं है, तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। देखो, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जुबान चल जाए, लड़के वालों को यह पता चल जाए कि हमारी लड़की 10वीं नहीं बल्कि हमारी लड़की तो बीए पास है। खैर, इसके बाद वो दोनों थोड़ा सा परेशान होते हैं। फिर भी रामस्वरूप जी पत्नी को कहते हैं
कि जाओ तुम उसको समझाओ, थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा ले, क्योंकि आज का जमाना दिखावे का है और लीपापोती करने से सुंदरता बढ़ जाती है तो और सुंदर लगेगी। परंतु प्रेमा ने बताया कि वह किसी भी तरह से मेरी बात नहीं मान रही है। इस पर रामस्वरूप जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे कौन बुरी है हमारी उमा, देखने में सुंदर तो है ही, कोई बात नहीं, यदि नहीं वह मेकअप करना चाहती तो रहने दो। बीच बीच में इसमें कटाक्ष भी किए गए हैं कि ये क्रीम पाउडर का तो धंधा चल ही महिलाओं के भरोसे चल रहा है, यदि महिलाएं प्रयोग में ना लाएं तो फिर तो ये चौपट हो जाए, बंद हो जाए सारी फैक्ट्रियां। इसके बाद वो नाश्ते पर एक निगाह डालते हैं। लड़के वालों की आओ भगत के लिए, उनके स्वागत के लिए नाश्ते में उन्होंने मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट, इन सब का प्रबंध किया हुआ है। अब टोस्ट बनाने थे मक्खन से, परंतु बिल्कुल एंड टाइम पर पता चलता है कि मक्खन तो खत्म हो गया। तो वो अपने नौकर रतन को कहते हैं कि जाओ जल्दी से मक्खन लेकर आओ। अरे मेहमान आते होंगे, तुम्हें अभी तक पता नहीं था। वो जैसे बाहर निकलता उसे पता चलता है कि मेहमान आ गए हैं, वो तभी आकर सूचना देता है और वो मक्खन लेने चला जाता है। बाबू गोपाल प्रसाद जी अपने लड़के शंकर के साथ उनके घर आ जाते हैं और गोपाल प्रसाद जी के चेहरे को देखकर, उनकी आंखों को देखकर ऐसा पता चल रहा है कि ये बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति हैं, अनुभवी भी हैं और फितरती भी हैं। लड़का जिसकी आवाज पतली सी, बोलते हुए भी खिसियाहट भरी दिखाई देती है और कमर झुकी हुई है। जैसा मैंने कहा ना, शीर्षक रीढ़ की हड्डी, उसकी कमर झुकी हुई है, ये यहां बताया गया है। रामस्वरूप ने मेहमानों का स्वागत किया, उनकी बैंत लेकर एक साइड रखी और कुछ औपचारिक बातें उन्होंने की, और कैसे हैं आप, आने में कोई समस्या तो नहीं आई है। अब वो थोड़ा सा दिखावा वाले और कहना चाहिए कि अहंकारी, उन्होंने कहा हमें आना था तो दिक्कत कैसे होती। बात करने का सबका अपना एक तरीका होता है, कुछ की स्वाभाविक बातें होती हैं, कुछ की अहंकार भरी भाषा होती है। तो उसी तरह का यहाँ गोपाल प्रसाद जी ने परिचय दिया। उसके बाद रामस्वरूप जी ने चाय नाश्ता लगवा दिया और इतनी ही देर में जैसे रामस्वरूप जी घर के भीतर गए चाय नाश्ते का प्रबंध करने के लिए, गोपाल प्रसाद और शंकर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि नहीं हैसियत से तो ठीक है, ठीक ठाक शादी करेंगे, दहेज ठीक देंगे, पर साथ साथ अपने बेटे को ये भी एक चेतावनी देते कि सीधे होकर बैठ जाओ, तुम्हारी कमर झुकी हुई दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत है तुम्हें, सीधे बैठो, यहाँ लड़की देखने आए हो। तो इस तरह की बात उन्हें डांट डपट के साथ समझाते हुए, क्योंकि वह इधर उधर झांक रहा था, तो उसे डांटते हुए उन्होंने सीधे बैठने के लिए कह दिया। इसके बाद रामस्वरूप जी चाय नाश्ता लेकर आ जाते हैं। थोड़ी देर और बातचीत उनकी आगे बढ़ती है और गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि जिस कार्य के लिए हम आए हैं यहाँ, अब हम जरा बिजनेस की बातें कर लें। देखिए, हमारे भारतीय समाज में परंपराओं के अनुसार विवाह कोई बिजनेस नहीं होता। इसके लिए तो एक ऐसा पवित्र बंधन माना जाता है कि जो जन्म जन्मांतरों तक चलने वाला होता है। बिजनेस थोड़ी जन्म जन्मांतर तक चलता है, पर चूंकि इन्हें दहेज की लेन देन की बातचीत करनी थी, इसलिए इन्होंने कहा मुद्दे पर आ जाते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं। जन्म पत्रिका हमने मिलवा ली है और दोनों जन्म पत्रिकाओं को श्री प्रभु के चरणों में रख दिया, बस अपने आप से मिल गई। क्योंकि ऐसे लोगों के अनुसार दहेज अच्छा मिलेगा तो जन्म पत्री मिल गई, यदि दहेज सही नहीं होगा तो जन्म पत्री नहीं मिलेगी। मिलना ना मिलना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इनके लिए विवाह भी एक समझौता भी नहीं, बिजनेस ही है, बस सीधा सीधा लेन देन का हिसाब किताब है। उनकी हैसियत के हिसाब से दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसके बाद उन्होंने अपनी प्रशंसा करनी शुरू की गोपाल प्रसाद ने। उन्होंने कहा लोग बाग मुझे कहते हैं कि तुमने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, अपने लड़कों को इतना पढ़ाया, काबिल बना रहे हो, तो बम्बे भी पढ़ी लिखी लो। हमने तो साफ साफ कह दिया कि लड़कों को पढ़ाना लिखाना
काबिल करना ये तो सही है, होना चाहिए, पर बहू पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। हमें कौन सा नौकरी करवानी है? और अगर हम पढ़ी लिखी बहू घर में ले आए तो वो न्यूज़पेपर, अंग्रेजी का अखबार पढ़ेगी, फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में जाएगी और घर गृहस्थी तो चल ली। घर गृहस्थी का तो सत्यानाश हो जाएगा, फिर तो कोई करने वाला नहीं रहेगा। इसलिए महिलाओं को तो घर में ही रहना चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की हमें नहीं चाहिए। आपको तो पता है ना। उन्होंने कहा हाँ जी मुझे पता है, मेरी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं चलो बेटी को बुलाओ। लास्ट में नाश्ता हो चुका है। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है और उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। अब ये चश्मा उन दोनों की आंखों में खटक जाता है। पिता पुत्र दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ पूछते हैं ये चश्मा क्यों लगा हुआ है? रामस्वरूप जी झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं अभी पिछले दिनों आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए इसको चश्मा लगाना पड़ा है। क्योंकि लड़की जब उसे देखने आते हैं तो वो मुंह ऊपर करके बात नहीं करती, नजरें झुकी हुई हैं, तो ये साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि उसकी सचमुच में आंख में इन्फेक्शन है या आईसाइट का चश्मा है। परंतु जी ये तो इतने अनुभवी थे कि इन्होंने गाना भी गवा कर देखा और चाल भी देखी, गायन, चाल, खाने के बारे में, सिलाई कढ़ाई के बारे में। भाई जब पढ़े लिखे नहीं है तो प्राइजेस किस बात के मिलेंगे आपको? प्राइजेस क्या क्या मिले, यानी तमाम जानकारी इन्होंने हासिल की, चलवा कर देखा, चाल में कोई कमी नहीं है। उसके बाद जब गायन की बात आती है, चलो एक आध गाना सुना दो, पेंटिंग वगैरह दिखाते हैं, रामस्वरूप जी ये इसी ने बना रखी है। तो जब वो मीरा का पद गाती है तो उसकी आंखें ऊपर उठ जाती हैं। आंखें ऊपर उठी और शंकर को वह देख लेती है। इनको भी चश्मा खटक जाता है कि आईसाइट का चश्मा है, और शंकर को देखते ही वो गाना बीच में बंद कर देती है। गोपाल प्रसाद जी और तरह तरह के प्रश्न पूछते और कहते बेटी और गाओ, वह कोई जवाब नहीं देती। रामस्वरूप जी उसे कहते बेटी जवाब दो जवाब दो। फिर वो बड़ी धीमी सी आवाज में परंतु दृढ़ता पूर्वक कहती है, अपना पक्ष रखती है कि पिताजी जब दुकान पर फर्नीचर, मेज कुर्सी आदि खरीदने जाते हैं तो क्या उन मेज कुर्सी से कोई प्रश्न पूछा जाता है? वो अपने बारे में कोई जवाब देती हैं? तो ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। उनसे यानी मेज कुर्सी से कभी उनकी पसंद नापसंद भी पूछी जाती है, क्योंकि मैं तो आपके लिए, आप दोनों के लिए एक वस्तु हूं। आपने मेरे से तो नहीं पूछा है। और फिर वो पूरा ब्यौरा बता देती है कि पिछले फरवरी में ये शंकर बाबू जो है मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे, और फिर जब वहां ये लड़की को छेड़ते हुए पकड़े गए तो इनकी खूब मरम्मत की गई, और वहां से ये वहां की जो आया थी या हॉस्टल की रखवाली करने वाली थी, उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगकर लेटर लिखकर किसी तरह वहां से जान बचाकर ये भागे थे। अब इतना सुनना था। गोपाल प्रसाद जी ने कहा इसका मतलब आपकी लड़की कॉलेज में पढ़ती है? उसने कहा हाँ मैंने बीए किया है, कोई अपराध नहीं किया है। और बात इतनी अधिक बढ़ जाती है कि गोपाल प्रसाद जी कहते हैं ओफो ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ आज, और चलो शंकर हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, हमें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। लेकिन जाते जाते एक बड़ा अहम वाक्य यहाँ उमा ने कहा कि हाँ आप जाइएगा जरूर, पर आप यहां से जाकर ये अवश्य पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी अथवा नहीं। ये रीढ़ की हड्डी कहने से तात्पर्य शंकर के चरित्र की ओर उसने इशारा किया है, और यहीं पर्दा गिर जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में
अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।